Okay. Last lecture में we have completed with alternating current, right? Alternating current हमने last lecture में complete किया था. Yes, sir. आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे which is electromagnetic waves. ये जो चैप्टर है this is not there in JEE advanced syllabus but it is there in the JEE main syllabus. और ये आपके नॉर्मल लेक्चर्स में भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा because this is not there in your कॉलेज सिलेबस. तो ये एक बार ही पढ़ेंगे इसको हम लोग. आपके कॉलेज के टेक्स्ट बुक में है क्या चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? नहीं है ना. सो विल डू दिस वंस. अभी पढ़ेंगे. सो आई विल गो वेरी स्लो. आराम से करेंगे. आप देखिए इस चैप्टर को. इजी चैप्टर है. 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा. बट इट्स क्रिटिकल फॉर जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. This we'll discuss. Electromagnetic waves. इसके बारे में हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे. Now what is electromagnetic waves? Electromagnetic waves क्या होता है और कैसे बनता है? So what is the reason behind this? फॉर्म कैसे होता है ये वेव? I hope you remember कि जब भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, when charge is at rest, charge at rest, अगर मेरा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, वो सिर्फ क्या जनरेट करता है? Whenever charge particle is at rest, it only generates what? Electric field. Electric field. अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है. If my charge particle is moving with constant velocity, quote Smriti, is moving with constant velocity. हालांकि इसमें थोड़ा सा फ्लॉस भी है, बट ठीक है. ये क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है. अगर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. अगर मेरा चार्ज पार्टिकल is in accelerated and retarded motion, अगर मेरा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन में है, वेलोसिटी इसका इंक्रीज कर रहा है या वेलोसिटी इसका डिक्रीज कर रहा है, ये क्या जनरेट करता है? दिस जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. राइट. आप देखो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है? द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड चार्ज पार्टिकल्स, है ना. सो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड चार्ज पार्टिकल्स. एम आई क्लियर? Yes. So this is the source of electromagnetic waves, accelerated or retarded charge particles. लिखिए फिर आगे बात करते हैं. Done? So wherever the charge particle is at rest, it generates only electric field. अगर charge particle accelerated या retarded motion में है, तो वो electric field, magnetic field plus electromagnetic waves तीनों generate करेगा. अब हुआ क्या वो समझिए. So मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. He has taken a capacitor here, और इस कैपेसिटर को उसने सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया. ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया. सो दिस एक कैपेसिटर लिया और कैपेसिटर को सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया. अब होगा क्या जरा देखिए.
लेट्स से कैपेसिटर इज ऑफ C farad और ये बैटरी V वोल्ट का है। सो चार्जिंग होने के लिए करंट यहाँ से पास करेगा और करंट यहाँ पे आएगा। सो अगर इसमें करंट पास कर रहा है एंड इफ आई प्लेस कंपास हियर, मैग्नेटिक कंपास, तो क्या ये मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो जाएगा? अगर कैपेसिटर लिया है और कैपेसिटर को इफ आई हैव कनेक्टेड विद अ बैटरी, सो ऑब्वियसली बात है फॉर चार्जिंग स्टेबलाइज होने से पहले कैपेसिटर के में करंट पास करेगा, और अगर ये करंट पास कर रहा है तो क्या यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक कंपास रखूं, so will this magnetic compass show some kind of deflection? Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक कंपास थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब मैक्सवेल ने क्या किया कि एक कंपास को ये कैपेसिटर के प्लेट के बीच में भी रख दिया, इधर भी रख दिया। एक कंपास को तो बाहर रखा वायर के नजदीक, और दूसरा कंपास को कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में भी रख दिया, मैग्नेटिक कंपास। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया मैक्सवेल ने, ही ऑब्जर्व्ड दैट the compass which is being placed inside the capacitor plates, between the capacitor plates, ये भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। सो बाहर वाला कंपास तो दिखाई रहा था, वो तो एग्रीड है क्योंकि करंट पास कर रहा है, सो देयरफॉर देयर इज अ डिफ्लेक्शन। लेकिन जो मैग्नेटिक कंपास हम कैपेसिटर के प्लेट के अंदर रख रहे हैं, के बीच में रख रहे हैं, दैट कंपास इज आल्सो शोइंग डिफ्लेक्शन। अब अगर कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है। यस और नो? बाहर में ये वाला जो कंपास है ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ये तो सेटिस्फाइड, ये तो एग्रीड है क्योंकि यहां से करंट पास कर रहा है, सो देयरफॉर इट इज शोइंग द डिफ्लेक्शन, दैट इज ओके। बट जो मैग्नेटिक कंपास हमने कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखा है, दैट कंपास इज आल्सो शोइंग डिफ्लेक्शन। अब अगर ये कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इंप्लाइज कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, लेकिन साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए, देन एंड देन दिस कंपास कैन शो डिफ्लेक्शन। यस और नो? Yes or no? समझा point what I am saying? So the compass which is placed here, ये obvious सी बात है, this will show the deflection, इसमें तो कोई problem ही नहीं है। बट जो कंपास आपने कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखा है, that compass is also showing deflection। और ये कंपास अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, implies कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, then कंपास कैन शो द डिफ्लेक्शन। अब अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब करंट पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई मैग्नेट है नहीं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो करंट पास ही होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेट्स राइट दिस एज IC। सो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? दैट साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC। IC का मतलब हो गया कंडक्शन करंट। ये है ना एम्पियर सर्किट लॉ, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स IC, मतलब म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट। इज इट एम्पियर सर्किट लॉ? Yes. अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये एम्पियर सर्किट लॉ कंप्लीट है कि इसमें कुछ पार्ट मिसिंग है, कुछ छूट रहा है? अगर हम पूरे क्लोज लूप में बात करें, तो ये एम्पियर सर्किट लॉ कंप्लीट लॉ है कि इसमें कुछ पार्ट मिसिंग है? कंप्लीट लॉ है कि कुछ पार्ट मिसिंग है? मुझे एक बात बताइए, क्या कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में क्या कंडक्शन करंट जा सकता है? एनालाइज करके बोलो। यहाँ से तो कंडक्शन करंट जाएगा क्योंकि वायर है। क्या कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में भी कंडक्शन करंट जा सकता है? कैन इट गो? No, sir. नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में तो वायर ही नहीं है। अगर वायर नहीं है तो कंडक्शन करंट जाएगा कैसे? कंडक्शन करंट जाने के लिए भी रिक्वायर वायर। सो कंडक्शन इसके बीच में तो वायर ही नहीं है, और चलो उससे भी ज्यादा वैक्यूम कर दो,
तो देयर इज नो चार्ज पार्टिकल नहीं है तो करंट कैसे पास हो रहा है, राइट। एंड अबव ऑल आप देखो यहाँ पे तो वायर है तो कंडक्शन करंट जा सकता है, बट इसके बीच में तो वायर है नहीं, तो कंडक्शन करंट जाने का चांस ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, तो क्या कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कंडक्शन करंट है कि कोई दूसरा करंट है? कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में सिंस मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट तो होगा ही, तभी मैग्नेटिक फील्ड आया, और तो कोई स्कोप है नहीं मैग्नेटिक फील्ड आने का, कोई मैग्नेट्स तो रखा नहीं है हमने, है ना। सो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड करंट तो है, लेकिन क्या वो कंडक्शन करंट है कि कोई और करंट है? सो कंडक्शन करंट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, तो कोई और करंट ही होगा, राइट। इस करंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट एंड डिनोटेड बाय ID। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? ड्रिफ्ट करंट। सो यहां से तो कंडक्शन करंट पास किया, बट इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कौन सा करंट है? ड्रिफ्ट करंट है। सो एम्पियर सर्किटल लॉ को मैक्सवेल ने मॉडिफाई करके क्या बना दिया? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ IC प्लस ऑफ ID। इधर से IC, यहाँ पे ID, फिर IC, लाइक दिस। ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसको मैक्सवेल ने बनाया। Getting the point? Yes. Yes, sir. देखिए, एक्चुअली एम्पियर सर्किटल लॉ जो आपने पढ़ा था, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर एज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC यानी I इज इनकम्प्लीट। उसमें एक पार्ट मिस कर रहा है, और वो कौन सा पार्ट मिस कर रहा है? वो डिस्प्लेसमेंट करंट मिस कर रहा है। सॉरी, ड्रिफ्ट लिख दिया मैंने। ये जो करंट मिस हो रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, नॉट द ड्रिफ्ट। वो कौन सा पार्ट मिस कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट मिस कर रहा है। सो हियर वी आर हैविंग कंडक्शन करंट, यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर बाद में क्या है? कंडक्शन। Is it clear? So just see here, अगर आप कैपेसिटर में एनालाइज करो, so we are having a कैपेसिटर प्लेट्स। इसको हमने क्या किया है? We have connected with a source, बैटरी V वोल्ट का ले लो। So यहाँ पे कंडक्शन करंट विल बी देयर, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आपका जीरो हो जाएगा, कंडक्शन करंट आपका नॉन जीरो है यहाँ पे। So इस पूरे रीजन में कंडक्शन करंट नॉन जीरो, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो कंडक्शन करंट जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट नॉन जीरो होगा बिटवीन दिस कैपेसिटर प्लेट्स। यहाँ पे देखोगे कंडक्शन करंट नॉन जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा। और फाइनली जो इक्वेशन बना एम्पियर सर्किटल लॉ का, सो द लास्ट फाइनल इक्वेशन इज B वेक्टर डॉट DL वेक्टर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC प्लस ऑफ ये ID जो आपका हो गया, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट करंट। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ कौस्तुभ, जस्ट अभी स्टार्ट किया है, मैं आता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे कैलकुलेट करें। Got the point? Yes. Okay. यहाँ तक सिर्फ बेसिक बात किया और बहुत क्रिटिकल बात किया। एम्पियर सर्किटल लॉ कंप्लीट नहीं था, उसमें एक करंट मिस हो रहा था, वो करंट था डिस्प्लेसमेंट करंट। सो कंप्लीट एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC प्लस ऑफ ID। आगे और डिस्कशन करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये कंडक्शन करंट का सोर्स क्या है? बैटरी यहाँ पे फिलहाल, या फिर अगर आप इन जनरल देखोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा फैराडेज लॉ से, और EMF इंड्यूस होगा तो वोल्टेज बने करंट बनेगा अगर सर्किट कंप्लीट है तो,
है ना। सो कंडक्शन करंट का सोर्स क्या है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। सो ये जो कंडक्शन करंट है, ये कंडक्शन करंट का सोर्स क्या है? इज इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ईएमएफ की वजह से करंट बनता है अगर सर्किट आपका क्लोज्ड है तो। ये है ना रीजन कंडक्शन करंट का। यस। डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है कि कुछ और हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट का सोर्स होता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा कंडक्शन में। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तभी भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये नेचर में सिमेट्री है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। दैट इज बाय, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है फैराडेज लॉ में, एक नया बता रहा हूं आज। सो डिस्प्लेसमेंट करंट का सोर्स क्या है? What is the reason behind the generation of displacement current? So the reason is displacement current is formed due to change in electric flux. Conduction current is formed due to change in magnetic flux. So अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नेचर में सिमेट्री है। Correct? So the reason behind formation of electric displacement current is changing electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। दिस हैज बीन ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंट, है ना। सो क्या लिख सकते हैं? दैट रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ displacement current is changing electric flux. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्म होने का रीजन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज। अब आप खुद देखो, अरे सोहम फ्लक्स नहीं याद है बेटा आपको? फ्लक्स था ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फ्लक्स था। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे एरिया के साथ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, सो द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज लेकर आओगे तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है। कौस्तुभ समझा ये पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट होता कितना है ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये लॉ है एक तरह का। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय dt। फाई ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फाई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या रीजन आ गया? डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय dt। दिस इज द फॉर्मूला हाउ वी गेट डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट के लिए क्या होता है? डी फाई बी बाय dt, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाओगे तो आपको ईएमएफ बनेगा एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट द करंट। बट कंडक्शन करंट के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय dt।
इज इट क्लियर? Yes. चलो आगे देखिए. सो व्हाट वाज, हाँ बोलो बेटा. सर वो इस फॉर्मूला में माइनस साइन क्यों नहीं आया? नहीं माइनस साइन नहीं है यहाँ पे, कोई माइनस साइन नहीं. वो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए था फैराडेज लॉ में, यहाँ पे वो नहीं है. सीधा डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय dt. क्लियर? ओके. अब देखो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ क्या था, दैट साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ic प्लस ऑफ id. और id कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi e बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi e by dt. ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है. अब प्लेस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट हियर. सो क्या मिलेगा आपको फाइनल रिलेशन, b वेक्टर डॉट dl वेक्टर is mu naught times of ic plus epsilon naught into d phi e by dt. Is it clear? Yes. गुड. ये रिलेशन बना. अब मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस का कलेक्शन बनाया फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इसको फाइनली हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं. सो मैक्सवेल ने पहला इक्वेशन क्या दिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इज that cyclic integration of electric field vector dot area vector क्या हो जाएगा ये, 0 5 by ना, is it charge inside by epsilon naught. ये आपका गॉस लॉ था. सो गॉस लॉ को भी मैक्सवेल इक्वेशन में कंबाइन किया गया. गॉस लॉ क्या था, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर is equal to charge inside the Gaussian surface by epsilon naught. करेक्ट. मैक्सवेल का जो दूसरा इक्वेशन था, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, कितना हो जाएगा ये, 0. वेरी गुड प्रणिका. क्यों बेटा 0 क्यों हुआ, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, why is it equal to 0? because they form closed loops. They form closed loop and magnetic monopole is not possible. जब भी होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल ही होगा. नॉर्थ पोल अकेला कभी नहीं हो सकता है, साउथ पोल अकेला कभी नहीं रह सकता. जब भी रहेगा तो डाइपोल में ही रहेगा. सो नेट पोल्स इनसाइड द लूप विल बी ऑलवेज 0. सो बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर भी 0 होता है. ये भी मैक्सवेल के इक्वेशन में ही आता है. हाँ वेरी गुड प्लेनिका, एक्सीलेंट. जो थर्ड इक्वेशन बनाया मैक्सवेल के अंदर आता है, दिस इज गिवन बाय, जो भी देखा हमने, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय dt. ये इसका थर्ड इक्वेशन है. ये तो फाइनली लेकर आएगा. इसके पहले फैराडेज लॉ था. इसके पहले फैराडेज लॉ था. सो थर्ड इक्वेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाय dt. ये आपका कौन सा लॉ है, फैराडेज लॉ. डी फाई बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज, सो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज. सो अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करोगे और उसका नेगेटिव लोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. और ईएमएफ को हम लिख सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, है ना. सो ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, गॉस लॉ, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट. ये फर्स्ट लॉ है मैक्सवेल का, फर्स्ट इक्वेशन है.
सेकेंड इक्वेशन है साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल कभी पॉसिबल नहीं है तो ये 0 होगा हर बार और क्लोज लूप बनाता है। ये आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ डी फाई बी बाय डी टी। और चौथा लॉ है मैक्सवेल का, दैट साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर is equal to mu naught times of IC plus epsilon naught into d phi E by. These are the 4 equations of Maxwell. Am I clear? Yes. ये बेसिक रिलेशंस था। मैंने स्टार्ट कैसे किया कि एम्पियर सर्किटल लॉ में साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल म्यू नॉट आई इनकम्प्लीट लॉ है, उसमें एक पार्ट मिसिंग है, और वो कौन सा पार्ट मिसिंग है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। सो एम्पियर सर्किटल लॉ में कंडक्शन करंट तो होगा ही, वो तो एम्पियर ने बताया ही था, साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। सो इन दोनों करंट के कॉम्बिनेशन की वजह से वो बनेगा। Now, what is the reason behind displacement current? So answer is, the reason behind displacement current is changing electric flux. What is the reason behind conduction current? So the reason behind conduction current is changing magnetic flux. So अगर आप magnetic field को change करोगे तो electric field बनेगा, electric field को change करोगे तो भी magnetic field बनेगा. So nature में symmetry है. Agreed? Agreed? Clear यहाँ तक पॉइंट सभी को? Yes. Yes. It's a very very critical point. जेई मेंस में अक्सर पूछता है इससे 1 या 2 सवाल, एडवांस में नहीं आएगा, इट्स नॉट देयर इन द सिलेबस। आपसे पूछा गया नेक्स्ट प्रॉब्लम में, प्रूव दैट कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। प्रूव दैट conduction current is equal to displacement current. Will you try once? एक बार ट्राई करोगे? क्या है? So also the last slide. Sir, before this. Okay. Done, sir. चलो करें इसको सॉल्व। अच्छा, कंडक्शन करंट कितना हो जाएगा? इट बी dq by dt, rate of flow of charge is called conduction current, it's called current basically. So conduction current क्या मेरा dq by dt होगा? Yes. Okay, now what will be displacement current? So current is conserved, नहीं करंट कंजर्वेशन ऐसा कोई लॉ नहीं है, करंट कंजर्वेशन जैसा कोई लॉ नहीं है, so we can't say this. Okay,
ऐसा नहीं बोल सकते करंट कंजर्व होता है, चार्ज भले कंजर्व होता है बट करंट कंजर्व नहीं होता है। ओके सर। कैन वी डिस्कस अ बिट ऑन दिस? मैंने क्या बोला अभी कि करंट कंजर्व नहीं होता बट चार्ज कंजर्व होता है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसका मतलब क्या है? So हाँ, मैंने बहुत क्रिटिकल पॉइंट बोला अभी। मैंने क्या बोला कि चार्ज कंजर्व होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट करंट कंजर्व हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। व्हाट डज इट मीन? sir, rate of flow यस constant हो या यस यस यस, वेरी गुड। चार्ज कंजर्व होगा बट रेट ऑफ फ्लो सेम हो ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ही, कैन बी एनीथिंग। सो कंडक्शन करंट कितना आ गया? dq by dt, वेरी गुड स्मृति। अब डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में चर्चा करते हैं। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi e by dt। अब ये कैसे निकालोगे? सो phi कितना हो जाएगा? थीटा 0 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया by dt। Now how will you get electric field? V by D. V by d, okay। क्या Q is equal to CV होगा? Since it's a capacitor, तो क्या कहना राइट? चार्ज is equal to CV, yes, है ना? और Q is equal to C, और V को क्या लिख सकते हैं हम लोग? Can be write electric field into D। So electric field can be write from here that Q by CD। Can we write this? Q is equal to CV, charge is equal to capacitance into potential difference। So potential difference can be written as electric field into D। यहाँ का potential difference electric field into D। So electric field कितना हो जाएगा? Q by CD। Now ये जो electric field का value आएगा आप यहाँ place कर दो। So what will be conduction current? Epsilon naught into D Q by CD into A by what? DT। अब आप खुद सोच के मुझे बताओ, ये कैपेसिटेंस तो इसका कांस्टेंट है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। टेक दिस टर्म आउटसाइड। सो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट करंट? एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया बाय CD इनटू व्हाट? dq by dt। अब मुझे एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, C को लिखो, A एप्सिलॉन नॉट by D इनटू व्हाट? D into dq by dt। now this d and d will be eliminated। a epsilon naught से a epsilon naught cancel हो गया। so यहाँ से मुझे क्या मिला? that displacement current will be equal to dq by dt। अब मुझे आप खुद सोच के बताओ, कंडक्शन करंट भी कितना था? कंडक्शन करंट भी dq by dt था, and displacement current also we are having dq by dt। so can I say from here that conduction current will be equal to what? Displacement is equal to displacement current। Am I clear? Yes। गुड, लिख लीजिए पॉइंट अच्छे से। समझा बेटा सबको पॉइंट? yes, sir। It will be true every time। Conduction current is equal to displacement current। Mark my word।
डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पे था, वायर में था कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में था? प्लेट्स के प्लेट्स के बीच में। और इधर कौन सा करंट था वायर के पास में? कंडक्शन। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, एक प्रॉब्लम करिए। एग्जांपल नंबर 10, गो फॉर इट। ओके, सो कैपेसिटर का प्लेट है, एरिया ए दिया हुआ है और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी दिया है, connected with a battery having internal resistance R, और ये बैटरी V वोल्ट का है। ओके, 1 सेकेंड बेटा। कैपेसिटेंस कितना दिया? C फैराड का। सो कैपेसिटेंस दे हैव गिवन अस इज ऑफ C फैराड। आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा इसमें स्टोर करंट। सो प्लेट एरिया है A/2 का। सो इस A/2 के एरिया से कितना फ्लक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास करेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, वो आपसे पूछा है। कैपेसिटेंस दे हैव गिवन अस एज C फैराड। सो चार्जिंग होगा ना पहले तो। चार्जिंग कितना हो जाएगा? चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t बाय टाउ। आपको याद होगा टाउ इज इक्वल टू व्हाट? CR। ये होगा ना? यस ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है प्लेट्स के बीच में? इज इट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज Q बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। सो अगर हम यहां से लिखे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू Q नॉट into 1 minus e raised to power minus t by tau c by area into epsilon naught. Will it be? यस सर। अब देखिए, so what will be electric flux passing through this area? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट इसी एरिया में चाहिए, कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया बाय 2 इनटू cos ऑफ 0 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? Q नॉट 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t बाय CR by area into epsilon naught into what? Area by 2. So electric flux कितना हो जाएगा? Q नॉट 1 minus e raised to power minus t by CR by 2 epsilon naught through area A by 2. इतना ही फ्लक्स होगा ना? थ्रू एरिया A by 2। A by 2 एरिया लिया ना आपने? A by 2 एरिया से कितना फ्लक्स होगा? यस ओके,
क्यू नॉट नहीं दिया वो CV हो जाएगा, फाइन लास्ट में लिख देंगे। सो डिस्प्लेसमेंट करंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi E by dt, epsilon naught into d phi E by dt. So what it would be? ID epsilon naught by 2 epsilon naught, ये q naught कांस्टेंट है, सो बाहर निकाल दो, d 1 minus e raised to power minus t by cr to what dt. so ये epsilon naught कैंसिल हो जाएगा, so q naught by 2 0 1 by cr minus t by what cr. so q naught is basically cv. so id कितना हो जाएगा, cv by 2 into cr into e raised to power minus t by what cr. so the c and c will get cancelled. so displacement current कितना हो जाएगा, v by 2r e raised to power minus t by cr. will it be the displacement current passing through that much area? सर हाँ, और सर हम डायरेक्ट मतलब पीछे जो डिराइव किया उससे डायरेक्ट dq/dt भी कर सकते रहे। हाँ कर सकते हैं ना। सर फिर उससे वो डिनोमिनेटर का 2 ये नहीं टू आ नहीं आ रहा है ना, रहा। यस, क्यों नहीं आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे? हाफ एरिया इसलिए। हाँ, उसने डिस्प्लेसमेंट करंट पूरे प्लेट से पूछा है कि हाफ एरिया से ही पूछा है, हाफ। तो क्या टोटल जो कंडक्शन करंट आएगा उसका हाफ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस एरिया? यस दैट इज व्हाई द टू इज कमिंग। गुड, वेरी गुड। इज इट क्लियर? यस। चलो आगे बात करते हैं। Anyone has any doubt in this? No, sir. नो सर। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे बात करें। Let me take one more problem. I'll be sharing the screen. It's a good problem जो भी हमने डील किया। एग्जाम्पल नंबर 13 करिए। चलो करें।
now what they are saying in the questions ki a parallel plate capacitor made of the circular plates of radius 6 centimeter. So radius they have given us 6 centimeter, and this is made up of the circular plates. ऐसे है. से दो सर्कुलर प्लेट्स है. The capacitance is 100 picofarad. So capacitance भी दिया है 100 picofarad. The capacitor is connected to 230 volt AC supply with an angular frequency of 300 radian per second. So इसको हमने कनेक्ट किया है. So this we have connected with आपने क्या है 230 वोल्ट 230 वोल्ट सप्लाई और इसका ओमेगा दिया है 300 रेडियंस पर सेकंड. 300 रेडियंस पर सेकंड है ना. आपसे क्या पूछ रहे हैं व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट. वो ये तो बहुत आसान है. ये कुछ भी नहीं दिया मतलब वी आरएमएस दिया. ये वी आरएमएस है 230. सो पहले क्या करोगे आप. आपसे पूछ रहा है फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन find RMS value of conduction current. कैसे करोगे. सो पहले तो XC निकाल दो 1/C ओमेगा. XC कितना हो जाएगा 100 इंटू पिको फैरेड. पिको का मतलब कितना हो गया 10⁻⁻12. यस और नो. सो 10⁻⁻12 इंटू ओमेगा कितना है. सो 10⁸8. XC कितना हो जाएगा 10⁻8/3. दिलचस्पी XC 10⁻3 8/3 ओम. Yes. ओके. सो अभी अगर आपको करंट आरएमएस चाहिए सो दिस विल बी इक्वल टू वी आरएमएस बाय ऑफ XC. अभी जस्ट एसी में हमने पढ़ा इसको. V इज इक्वल टू IR हो जाएगा. सो करंट आरएमएस विल बी इक्वल टू वी आरएमएस कितना हो गया 230 8/3. This will go up. So current RMS 23 into 3 by 10⁻⁷ 69. So 69 into 10⁻⁻7 ampere. Good. या इसको 6.9 into 10⁻⁻6 एम्पियर भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना. इसको अगर हम चाहे थोड़ा सा मॉडिफाई करके व्हाट वी कैन राइट दिस. क्योंकि वैसे ही लिखते हैं एक ही डेसिमल छोड़ के लिखते हैं. सो आरएमएस. सो करंट आरएमएस विल बी इक्वल टू 6.9 into 10⁻⁻6 एम्पियर. ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर. करेक्ट. इसका करेक्ट होगा. बी पार्ट में क्या पूछ रहा है. what they are asking in B part, is the conduction current equal to displacement current. आंसर होगा yes है ना. B part का आंसर क्या होगा yes ना. Yes, sir. Yes, sir. Conduction current is equal to displacement current. Is equal to displacement current. Okay. अब देखिए. Determine the amplitude of B at 0.3 centimeter from the axis of the plates. Okay. Axis of the plate से आपको B का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. हाँ
कैसे करोगे? एक्सिस ऑफ द प्लेट से 3 सेंटीमीटर पे बी का एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, क्या होगा वो पूछा। हाउ विल यू डू दिस? So integration b dot dl is equal to हाँ लो, is equal to mu naught IC plus ID, right? हाँ IC प्लस ID तो उसी से देखो करता हूँ, is not mu naught times of IC plus of ID. So B तो आपसे पूछा गया है into DL mu naught IC तो 0 होगा, ID हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, IC का पिक वैल्यू कितना होगा? इज इट 200√3 बाय ये जो आपका आ गया IRMS। IRMS कितना था? 6.9 into 10 raised to power minus of 6 एम्पियर। सो I नॉट कितना हो जाएगा? वेट इक्वल टू 6.9 into √2 into 10 raised to power minus of 6 एम्पियर, क्योंकि आपसे एम्पलीट्यूड पूछा मतलब पिक वैल्यू निकालेंगे हम लोग। क्या ये I नॉट होगा? IRMS is equal to I naught by √2. So IRMS into √2 is equal to I naught. Will it be? Yes. Yes, Okay. sir. Now, once we are having this, अब क्या करें? कैसे कैलकुलेट करें इसको? See, एक बार जब आपको ये मिल गया, so B into 2 pi r पूरा इसमें mu naught times of 6.9 √2 into 10 raised to power minus 6. So B हो जाएगा 3 into 10 raised to power minus 2, क्योंकि सेंटीमीटर में था। म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 pi into 10 raised to power minus 7 into 6 point into √2 minus 6. This pi and pi will be eliminated. 2 हो गया, so this will come this side. So B will be equal to 2 into 6.9 minus 13 by 3 into 10 raised to power minus 2. So it's 2.3 है ना? So B कितना हो जाएगा बेसिकली? 4.6 √2 10 raised to power minus 11. Will it be like this? yes sir. Okay. Now once we are having B, एक काम करो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.6 multiplied by √2. So what it will be? 4.6 multiplied by 1.4. 6.540. 6.5044. One second. कैलकुलेशन में फॉल्ट हो रहा है। अच्छा हाँ, फॉल्ट समझ में आया। ये डिस्प्लेसमेंट करंट किससे पास कर रहा था? यही से गड़बड़ हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट किससे पास कर रहा था? वो बोल इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट किससे पास कर रहा था? टोटल एरिया से पास कर रहा था क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट जो पास हो रहा था वो टोटल एरिया से पास हो रहा था क्या? ये पूरे एरिया से पास हो रहा था ना। मुझे तो सिर्फ इस एरिया से डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए। याद करो एम्पियर सर्कुलर लॉ, द करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप। यस और नो? सो क्या लिख सकते हैं हम लोग? दैट B into 2 pi of r is equal to what? Mu naught into ID into pi into small r square by pi into capital R square. तो समझाइए? Yes. ID into pi into small r square by pi into capital.
पहले आप करंट पर यूनिट एरिया निकाल दो, तो दैट विल बी ID by pi into कैपिटल R स्क्वायर, और उसमें से आपको सिर्फ इतना ही करंट चाहिए, सो ID by pi into कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय pi into स्मॉल r स्क्वायर। अब सही आएगा, pi and pi will get cancelled। एक मिनट, समझा सभी को पॉइंट ये? पिछले केस में मैंने पूरा आईडी लिख लिया था और एम्पीरियन लूप सिर्फ इतना था, ऐसा नहीं होगा ना। वी वांट टू गेट द करंट, we'll have to get the current which is inside the Amperian loop, not the total current. So पहले मैंने सिग्मा निकाला, करंट पर यूनिट एरिया, और सिग्मा में उस पर्टिकुलर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके अंदर जो करंट है वो आपको मिल जाएगा। समझा बेटा सबको पॉइंट ये? एक आर से याद, ओके। सो b into 2 pi is equal to 4 pi into 10 raised to power minus 7 into डिस्प्लेसमेंट करंट कितना था 6.9 रूट 2, पूरा आई नॉट ले लेते हैं, 6.9 रूट 2 into 10 raised to power minus of 6, एक r तो कैंसिल हो जाएगा, into r 3 into 10 raised to power minus 2 by the radius was 6 into 10 raised to power minus 2 का whole square. Pi and pi will be eliminated. So अब देखो b कितना आ गया, 2 into 6.9 कितना जाएगा, 2 into 6.9 रूट 2 into 3 10 raised to power minus 13 into 10 raised to power minus 2, 6 into 6 into 10 raised to power minus 4, this will go 3 2s are 6, 2 से 2 eliminate हो गया, 3 2s are 6, 2.3 है ना। सो b कितना आ जाएगा, 2.3 into root 2 by 2, this will go up into 10 raised to power minus 11, 2.3 into root 2, so 2.3 into 1.414, 3.52 divided by 2, 1.6261, 1.6261, सो राउंड कर दोगे तो b कितना आ जाएगा, 1.63 Tesla. This will be the magnetic. Good. एक मिनट, लास्ट केस में क्या एरर हुआ था मेरे से, वो समझा आपको एरर? व्हाट वाज द एरर देयर? सर हाँ बोलो सर, वो फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, वो थर्ड स्टेप। ये वाला क्या? यस सर। देखो ये मेरा कैपेसिटर का प्लेट था ऐसे, और ये भी कैपेसिटर का प्लेट ऐसे था, दो प्लेट्स थे कैपेसिटर। सो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या डिस्प्लेसमेंट करंट पूरे इस प्लेट से जा रहा होगा? यस सर। पूरा ऐसा डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा होगा, राइट? अब कंप्लीट अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है और मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बताना है, सो मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एक्सिस से सिर्फ 3 सेंटीमीटर पे बताना है, यहाँ पे बताना है। सो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको यहाँ पे बताना तो ऐसा ही एम्पीरियल लूप लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए क्या मुझे टोटल करंट से मतलब है कि करंट इनसाइड दिस लूप से मतलब है? करंट इनसाइड द लूप, क्योंकि करंट इनसाइड द एम्पीरियल लूप मुझे लेना पड़ता है। मैंने पहली बार में क्या किया था बाय मिस्टेक, मैंने टोटल करंट ले लिया, व्हिच इज नॉट राइट। कि टोटल करंट से आपको क्या लेना देना है, आपको तो वो करंट चाहिए जो एम्पीरियल लूप के अंदर है। तो कैसे निकालोगे? इसका रेडियस r दिया हुआ है, इसका रेडियस स्मॉल r दिया हुआ है। डू वन थिंग, पहले आप सिग्मा निकाल दो, करंट पर यूनिट एरिया, जो करंट पूरे एरिया से पास कर रहा है। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, ID बाय पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, पूरे एरिया से करंट जा रहा था, मुझे इसके अंदर का करंट चाहिए I डैश। सो I डैश कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया,
So what will be I dash? I dash कितना हो जाएगा? This I dash will be equal to ID by pi into r square into pi into small r square. इसका एरिया हो गया pi into small r square. This will get cancelled. So I dash कितना हो जाएगा? ID by capital R square into small r square. समझा अभी? Yes, sir. चलो करें डिस्कस आगे. Yes, sir. और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. दिस इज मोर देन इनफ. देखिए, डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Propagation of electromagnetic waves. देखो, एयर में या वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोपेगेट करेगा? इसको समझने के लिए लेट मी प्लॉट अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो मैंने इसे प्लॉट कर दिया. इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है sinusoidal form, if this is electric field and this electric field is going along x axis, यहाँ पे x axis है, इलेक्ट्रिक फील्ड x axis के along जा रहा है ना? मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है. So magnetic field is going like this. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे. सो ये मैग्नेटिक फील्ड था y एक्सिस के लॉन्ग. एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो या ऐसे मान लेते मैग्नेटिक फील्ड. लाइक दिस. सो अगर आप इसको अरेंज करोगे लाइक दिस. सो देखिए, ये आपका मान लेते इलेक्ट्रिक ब्लू लाइन से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है. लेट्स सी, ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, so if this is my electric field, और ये ग्रीन लाइन से जो आपने डिनोट किया, लेट्स से ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है. अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो ऐसे जा रहा था. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गोइंग लाइक दिस along y axis, और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा था along z axis. So electromagnetic waves कैसा मूव करेगा? Electromagnetic waves will move along x axis. So electromagnetic wave में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव्स तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर y एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से z एक्सिस के लॉन्ग जाएगा. Got the point? So in electromagnetic waves, electric field, magnetic field and electromagnetic waves are mutually perpendicular to each other. Getting the point? अब देखो, इस केस में अगर आप ऐसे देख रहे हो, अगर मैं आपको ऐसे प्लॉट करके बता दूं कार्टेशियन प्लेन में, सो यहाँ पे ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था एक्स एक्सिस के लॉन्ग. इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था. सो इस डायरेक्शन में क्या मूव होगा?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस डायरेक्शन में क्या मूव होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Am I clear? So पॉइंट क्या फॉर्म हुआ बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस में जाएगा। Am I clear? Yes. So क्या लिख सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसका प्रूफ भी है, ठीक है, प्रूफ पे नहीं जाएंगे, टाइम पास होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर म्यूचुअली, सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अगर इलेक्ट्रिक इधर जा रहा है, मैग्नेटिक इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इधर जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखो यहाँ ध्यान से समझना। ये अभी सिर्फ आप ये इंफॉर्मेशन ले लो, इसका प्रूफ अगर मुझे बोलोगे तो मैं बाद में करके दे दूंगा क्यों परपेंडिकुलर होता है। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, E is equal to E naught sin kx माइनस ऑफ ओमेगा टी। आई होप आपको ये याद होगा रिलेशन। वेव्स का इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं, प्लस फेज, तो फेज में जीरो पकड़ के चल रहा हूं इनिशियल। और मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसा है, B is equal to B naught साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये इस दोनों का साइन ऑपोजिट होगा तो वेव प्लस साइड में चल रहा है कि माइनस साइड में चल रहा है? प्लस। Plus. हाँ, अगर दोनों का साइन सेम होगा तो माइनस। Opposite. ये पूछता है जेई में। ये मेरा ऐसे सरफेस हो गया, ऐसा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हो गया, राइट। सरफेस नहीं। अब देखो, लेट्स से कि मेरा इधर की तरफ एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक काम करो, एक एरिया ऐसे बना दो, लेट मी मेक एरिया लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है और ये एरिया का लेंथ हम लोग एल पकड़ लेते हैं। सो लेट्स टेक द लेंथ एज एल। इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड था, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा था। मैक्सवेल ने क्या बोला है? Has it said that cyclic integration of E vector dot dl vector is equal to minus of d phi b by dt? बोला है ना, cyclic integration of E vector dot dl vector is equal to what? Minus of d phi b by dt. Yes, sir. Okay. अब देखिए इस डायरेक्शन में, लेट मी टेक दिस पाथ, ए बी सी डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, न्यूटन पर कूलम, टेस्ला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर जा रहा है। सो पहले E डॉट डीएल के बारे में चर्चा करते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? कितना हो जाएगी? will it be equal to E into dl for A to B plus E into dl for B to C plus E into dl for C to D plus E into dl for A to D
Yes, sir. खुद से जरा करके बताइए सर। How will be getting this? मुझे एक बात बताइए कि करके चलते हैं। पहले BC में बोलो, E vector dot DL vector for BC will be equal to what? 0. 0 डॉट प्रोडक्ट है और एंगल यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है दोनों के बीच में? द एंगल इज 90 डिग्री हियर, सो ऑफ कोर्स ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, इसको तो एलिमिनेट कर दी। ओके, सुपरफ्लूस। चलिए इस पे चलो, व्हाट विल बी दिस हियर? AD 0. 0 अगेन। अब ये और ये बच गया, सो व्हाट वी आर हैविंग दैट साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DL वेक्टर is equal to E vector dot DL vector for A to B and plus of E vector dot DL vector for C to D। बस यही दो टर्म बचेगा, दो टर्म तो एलिमिनेट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस दोनों के लिए अगर हम सोचे, सो क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है कि डिफरेंट है? Different. डिफरेंट, क्योंकि साइनसोइडल ग्राफ चल रहा है। सो मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का E है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E प्लस ऑफ D, मैं x के टर्म में कर होगा E प्लस ऑफ D। मान लो ये डिस्टेंस आपका x है और ये डिस्टेंस आपका dx और ये डिस्टेंस dy है, होगा। अगर मैं यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E ले रहा हूँ, सो लेट्स हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर E प्लस ऑफ D या E माइनस ऑफ D, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, विल इट बी? अगर हम Yes. AB के बारे में डिस्कस करें, वी आर टेकिंग द लूप्स लाइक दिस, ऐसे हम लूप ले रहे हैं। यहाँ तो E वेक्टर डॉट DL वेक्टर पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा 0 है आपका। सो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DL वेक्टर कितना हो जाएगा? या ऐसे कर लो, एरिया व्हाटएवर यू वांट, क्योंकि ऐसे करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे ले लो। सो यहाँ पे उल्टा हो गया तो माइनस साइन हो जाएगा, सो माइनस ऑफ E इंटू डी वाई प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? E प्लस ऑफ DE into what? dy। Will it be? Yes. है ना? So अगर आप रिलेशन रखोगे, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E into DL, E into dy plus E into dy plus DE into what? dy। Correct? अब देखो E into dy will get cancelled from here,
So क्या रिलेशन मिला मुझे? That cyclic integration of E vector dot dl vector is equal to what we are having, dE into dy. आप ऐसे भी ले सकते हो, अगर ऐसे ले लोगे तो सिर्फ यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो जस्ट टू मेक दिस प्लस मैंने ये साइन ले लिया। Am I clear? Yes. Okay. Now फ्लक्स के बारे में जरा चर्चा करते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया। नाउ विल गो टू द राइट हैंड साइड। लेट मी टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड में क्या था मेरे पास? माइनस ऑफ डी फाइव बी बाय डी टी, ये था राइट हैंड साइड में। सो पहले फ्लक्स लिख दो, ये आरएचएस में ये था। फ्लक्स कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी फ्लक्स हियर? बोलिए फ्लक्स कितना होगा? By mean to A. क्या फ्लक्स के लिए अगर आप सोचोगे तो क्या हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है कि चेंज हो रहा है? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, सो इज मैग्नेटिक फील्ड सेम थ्रू आउट, इज इट चेंजिंग? चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड? Change. हाँ, तो कैसे निकालोगे चेंज? Select छोटा एलिमेंट। dx तो बहुत छोटा है ना, सो dx अगर बहुत छोटा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का चेंज बहुत छोटा होगा कि बहुत बड़ा होगा? वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल। सो लेट्स से कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड b है और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड db है, सो व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स? बोलिए कितना हो जाएगा टोटल फ्लक्स? dB dx। लेट्स से कि dx अगर छोटा है मेरा तो फ्लक्स इज रिमेनिंग कांस्टेंट, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा? b into a। सिंस dx मेरा बहुत छोटा है, आप ऐसे भी लेके एनालाइज कर सकते हो। सिंस ये dx मेरा बहुत छोटा है तो लेट्स एज्यूम कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कांस्टेंट है। सो व्हाट विल बी फ्लक्स हियर? b into a। और फ्लक्स b कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू, b की जगह पे क्या प्लेस कर दोगे? b एरिया की जगह पे क्या रखोगे? dx into dy रख देंगे ना, ये dx था और ये dy था। लेकिन एरिया की जगह पे क्या रखोगे? dx into dy। हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये dx मेरा बहुत छोटा है। सिंस ये dx बहुत छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कांस्टेंट है, दैट वी आर एज्यूमिंग। ये हो गया। so, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 5b b इंटू dx इंटू dy, ये दोनों टर्म कांस्टेंट है। सो फ्रॉम हियर माइनस ऑफ d5b by dt का वैल्यू कितना आ जाएगा? इज इट इक्वल टू माइनस ऑफ dx इंटू dy इंटू db by dt, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एग्रीड? देखो ना, ये dx और ये dy दे आर कांस्टेंट ना, ये लेंथ और ये लेंथ कांस्टेंट है। सो आई हैव टेकन दिस आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन, dx dy। सिर्फ अंदर क्या बच जाएगा? db by dt। दिस विल बी db by dt हियर। स्मृति समझा बेटा ये राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन? यस सर। Okay. Now comparing equation 1 and 2. So by comparing equation 1 and 2. So equation 1 और equation 2 को आप कंपेयर कर लो। So कितना आ जाएगा? इक्वेशन 1 में क्या था? d इंटू dy, और यहाँ क्या था? माइनस dx इंटू dy into what? db by dt. Now this dy and dy will get cancelled. So d is actually कितना आ जाएगा?
dE into dx minus of dB into t. होगा? Yes. Yes, sir. चलो आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? E नॉट साइन ऑफ kx माइनस ऑफ ओमेगा टी। और मैग्नेटिक फील्ड कितना था? B नॉट साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। दोनों साइनसोइडल ही था। एक काम करो, फर्स्ट कैलकुलेट दिस डी बाई डी एक्स। कितना हो जाएगा? E नॉट साइन minus omega t by dx. So dE by dx will be equal to what? E naught into k, E naught into k into cos kx minus omega t. Will it be? होगा ऐसा? Yes, sir. Now magnetic field we are having this. So dB by dt calculate करो. B naught into d sine kx minus omega t by dt. So dB by dt will be equal to minus of B naught into omega cos kx minus omega. ये दोनों वैल्यूज को आप यहाँ रख दीजिए। सिंस मेरे पास रिलेशन क्या था? आई वाज हैविंग रिलेशन एज dE by dx माइनस ऑफ dB by dt. सो dE by dx का वैल्यू कितना आ गया? E naught into k cos kx minus omega t cos of kx minus omega t। और इधर क्या हो जाएगा? एक माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। सो B naught into omega cos of kx minus omega t. Superb. Now this cos and cos will get cancelled. So E naught into k. अच्छा ये k क्या होता है? What is this k here? 2 pi by lambda. नहीं 2 pi by lambda वेव नंबर है ना? Yes. k वेव नंबर है। हाँ वेरी गुड। ये जो k टर्म है दिस इज वेव नंबर, राइट? वेव नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? कैन वी राइट दिस एज ओमेगा बाई v? Yes, sir. फिलहाल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करें तो v के जगह पे c हो जाएगा, एप्सिलॉन और इसके टर्म्स में लिखेंगे। ये हो गया आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो k की जगह पर रख दो। सो E naught into omega by c, omega and omega will get cancelled. So E naught by B naught या E naught is equal to ऐसे भी लिख सकते हैं। So right, E naught is equal to C into B. Is it clear? Yes, sir. आपको सिर्फ रिलेशन से ही मतलब है, ज्यादा डेरिवेशन से कोई लेना नहीं। समझा सभी को कैलकुलेशन ये प्रॉपर्ली? माइनस साइन इधर चला गया बेटा, एक यहाँ माइनस था और एक यहाँ भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस मिलके इधर प्लस हो जाएगा ना। देखो dB by dt का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको माइनस आया था, माइनस B नॉट इंटू ओमेगा कॉस kx माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस और यहाँ का माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा इधर प्लस।
Is it clear? Yes. ठीक है, ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे। अगले लेक्चर में आगे और डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर का काम है, कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा टिप्स। यहाँ तक समझा सभी को प्रॉपरली? दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, वन डिस्प्लेसमेंट करंट और ये कि मैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वाइंड अप फॉर टुडे। हाँ, ये सार्थक का लैपटॉप है, मैं भूल गया क्लिक करने के लिए, आज करता हूँ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. बाय।